सुधा जल्दी करो, देर हो रही है। मुझे नहीं पता क्या करती रहती हो, तुम्हारा तो काम ही खत्म नहीं होता है। संदीप ने आवाज लगाई तो सुधा जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक कर किचन से लगभग दौड़ी हुई बाहर आई। सॉरी संदीप, आज सुबह नींद ही नहीं खुली, जल्दी थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारा तो रोज का है, संदीप ने गुस्से में जवाब दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सुधा बुझे मन से वहीं खड़ी संदीप को जाते हुए देखती रही। काश संदीप एक बार ऑफिस जाते हुए मुड़कर देख ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुधा अपने मन को समझाते हुए अंदर आ गई और बच्चों के स्कूल जाने की तैयारियों में लग गई। बच्चे के जाने के बाद वह घर की साफ सफाई और बाकी के काम करती थी। आज घर की साफ सफाई करते करते वो आईना साफ कर रही थी कि उसने अपने आप को देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद आईना देख रही हो। कभी घंटों तक आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करने वाली आज खुद को ही पहचान नहीं। सूनी आंखें जिसके नीचे काले घेरे हो गए हो, रूखा चेहरा जिस पर ध्यान नहीं देने से आने वाली झुर्रियां उसे उम्र से अधिक बड़ा बताने लगी। उसके सुंदर घने बाल, लंबे बाल, जिससे कभी सुधा को इतना प्यार था कि उसे घंटों सवारा करती और किसी को छूने नहीं देती, आज उनका इस तरह से बेहतरीन बंधा जूड़ा देखकर बहुत तकलीफ हुई। आज अपने आप को आईने में देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जिसके लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया, उसके नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। सुधा का मन अतीत के उन गलियारों में भटकने लगा जिसमें सुधा की हंसी, खिलखिलाहट, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, इसके साथ घूमना, अपने पसंद के सारे काम करना जिसका उसे मन करता था, उसका सुंदर रूप जिसे देखकर दादी हमेशा कहती, तू तो चांद का टुकड़ा है लाडो, तुझे जो वर कर ले जाएगा वो बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। पढ़ लिख कर हमेशा अपना एक नाम, एक वजूद बनाने की चाह ना जाने कब और कहाँ खो गई। इन जिम्मेदारियों के बीच आज उसे ऐसा लग रहा था कि सुधा जैसे तो कब की मर चुकी है, ये तो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश है। सब कुछ खोकर भी कुछ ना होने का कांटा सा चुभने लगा। तभी फोन की कशिश हनी सुधा को वर्तमान में ले आई। उसने फोन में देखा संदीप की फोटो, उसमें चमक रही थी। सुंदर मुस्कान के साथ उसने उठा लिया और जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज आई, इतनी देर लगाती हो फोन उठाने में सुधा, क्या कर रही थी? जी वो अच्छा सुनो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं तो उनके लिए भी डिनर बना लेना, और मैंने कुछ सामान भेजा है उसे ले लेना, ठीक है? इतना कहकर संदीप ने फोन काट दिया। सुधा कुछ देर फोन को देखती रही, फिर तैयारियों में लग गई। बच्चों को जल्दी डिनर कराकर उसने रूम में भेज दिया और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होके जैसे ही आई कि बाकी के सारे काम कर लूं, तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो संदीप थे। सुधा को देखते ही बोले, तुम कहाँ जा रही हो? क्या? सुधा, नहीं तो आपने कहा था कि मेहमान आने वाले हैं डिनर के लिए, इसीलिए चेंज कर लिया। तुम्हें उनके साथ बैठना तो है नहीं, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? संदीप कहते हुए रूम में चला गया। सुधा समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। बालों का जूड़ा बनाकर कमरे में साड़ी का पल्लू लपेटकर फिर किचन में लग गई। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट भी आ गए। फिर सबका नाश्ता और
औपचारिक मुलाकात के बाद सुधा डिनर की टेबल लगाने लगी। सभी खाने का आनंद ले रहे थे और गपशप कर रहे थे कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की बात छिड़ गई। उनके कपड़े, उनके श्रृंगार और उनके चाल चलन का ना जाने क्या क्या चर्चा का विषय होने लगा। एक ने कहा, लड़कियों को ऑफिस में काम ही नहीं देना चाहिए, वो घर के काम ही करते ठीक लगती हैं। तभी संदीप ने कहा, सही कह रहे हो, उन्हें जितना बांध कर रखो उतना ही समाज सही रहेगा, क्राइम कम होगा। मुझे तो पहले का ही रिवाज ठीक लगता है। घूंघट करके जब औरत रहती थी, घरों से बाहर नहीं जाती थी और जब जाती थी तो किसी के साथ जाती थी। अब बाहर निकलकर कौन सा तीर मार लेती हैं। भी तो घर का सारा भार हम पुरुष ही उठाते हैं, तो क्या जरूरत है ये सब महिला शक्तिकरण का नाटक करने का। फिजूल का सबका दिमाग खराब कर रखा है। आज सुधा को संदीप के विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिंदा मिट्टी में उसे झोंक दिया है। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फटने लगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि बात सिर्फ उसके अपमान की नहीं थी, बात समस्त स्त्री जाति के सम्मान की थी। बड़े सुंदर विचार है तुम्हारे संदीप, और तुम्हारे इन मित्रों के भी। तुम लोगों को लगता है कि हम औरत करती क्या है। काश तुम लोग ये समझ पाते कि औरत ईश्वर की सबसे खास रचना। तुम लोग को जरा सी चोट लग जाए या एक हड्डी टूट जाए तो इतना चिल्लाते हो। काश वो दर्द महसूस कर पाते जब हम एक बच्चे को जन्म देते जो 20 हड्डियों के एक साथ टूटने बराबर दर्द होता है। उस पर ये सुनने को मिलता है कि औलाद पैदा करके कोई महान काम नहीं किया। तुमने कभी उसे घर से निकाल देने की तो कभी उसे तलाक देने की धमकी देते हो, और अगर इससे भी संतुष्ट नहीं मिलती तो उसके माँ बाप को बुलाकर उन्हें जलील करते हो। लोगों को क्या लगता है कि औरत कोई खिलौना है जिसे जब चाहो खेलो, और तोड़कर फेंक दिया। अकेली औरत को देखकर तुम पुरुष उस पर दानव की तरह टूट पड़ते हो। हम तो ऐसा नहीं करते। अकेले पुरुष को देखकर तुम पुरुष कभी भी अपनी उल्ट खोल कर लुधु शंखा करने के लिए खड़े हो जाते हो, और दोष हम औरतों पर कि समाज को दूषित कर रहे हैं। अगर ये कह दे कि हमारा तन मन हमारा है, इस पर हमारा पूरा अधिकार है, हम जिसे चाहे दे, तो समाज और मर्यादा का उल्लंघन है। सिर्फ औरतें ही विवाह के दान में क्यों दे जाती हैं, मर्द क्यों नहीं? क्योंकि मर्दों में दूसरे का घर बसाने की शक्ति ही नहीं है। अपनी खोए से बड़े बड़े वीर बगैर जानते हैं। फिर भी ये पुरुष समाज कहता है औरत नरक का द्वार है। उसे जन्म से चुप रहना सहना सिखाया जाता है। जहाँ उसने अपने सम्मान और रक्षा के लिए आवाज उठाई, मार दी जाती है। अपने वात्सल्य और छाती से जीवन सींचती है, और उसी छाती के कारण तुम जैसे लोगों की गंदी नज़र का शिकार होती है। उसे तार तार कर अपमानित कर सड़कों पर फेंक देते हो। जिसमें प्रेम करती है उस पर आंख बंद कर विश्वास करती है, यही उसका गुण है। लेकिन तुम जैसे लोग इसी का स्वंग रचकर उसे ठगते हो। काश कि तुम लोग समझ सकते कि औरत क्या है। काश औरतों को तुम लोगों की तरह छल करना आता,
तो आज इस तरह यहाँ बैठकर बातें नहीं बना रहे होते। तुम जैसे खोखले विचारों वाले लोगों के बीच खड़े होने में भी मुझे घुटन हो रही है। कहते हुए सुधा लॉन की खुली हवा में सांस लेने चल दी। संदीप और उसके मित्र वहीं सिर झुकाए शर्म से बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्हें किसी ने आईना दिखा दिया और वह आईना में अपना चेहरा ही नहीं देख पा रहे हैं।